बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वैसे तो हमारे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन दो बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जिसको हल करना हर हाल में ज़रूरी है। पहला मसला सियासी बहरान का ख़ात्मा है और दूसरा मसला जो इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम का है। अगर मुआशी इस्तेहकाम न हो तो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मुल्की मैशत ही का दारोमदार मुल्की सिक्योरिटी पर होता है और मुल्की मैशत के हवाले से हर हुकूमत ये दावेदार तो होती है कि टॉप एजेंडा मुल्क की मैशत को बेहतर करना है, लेकिन हमने देखा कि 75 बरसों में आज तक हम अपने पाँव पर खड़े ना हो सके। हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, IMF के पास जाना पड़ता है, फिर हुकूमत में अगर होते हैं तो हम कर्ज़े लेने की बात करते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो हम दावेदार होते हैं कि नहीं, हमें अब कर्ज़े नहीं लेने पड़ेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब आज हासिल करेंगे। हमारे पास हमारे मौजूद मेहमान आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इशफाक तौला साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं। इशफाक तौला साहब मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं। तौला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। तौला साहब, IMF के साथ मुआहदे के बारे में कहा गया कि ताख़ीर से किया गया। आप समझते हैं आपकी हुकूमत ने इसमें कोई ताख़ीर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसरुल्लाह साहब। मैं नहीं समझता। देखें, ये नवंबर में आना था IMF ने, और मेरा ख्याल है उन पर कोई कदगन नहीं थी कि वो आए या ना आए। मेन वो आए जनवरी 31 को और 9 फरवरी तक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो सारा रिव्यू कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद टेक्निकल टीमों का ये था कि पहली दफ़ा हुआ था, वरना ये होता है कि SLA साइन हो जाता है और उसके बाद वो टीमें चली जाती हैं। जब वो टीमें चली जाती हैं तो उसके बाद वो बाकायदा वहाँ से एक SLA आ जाता है, MEFP आता है, SLA आता है, और फिर उनके बोर्ड में चला जाता है SLA होने के बाद। बस मतलब ये हुआ, थोड़ा सा यूनिक ये ज़रूर हुआ कि चीज़ें चेंज होती रहीं, और ये जो 4-5 महीने का प्रोट्रैक्टेड जो ये अमल रहा, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये चेंज हुई कि बजट करीब आ गया तो उन्होंने कहा हमें बजट भी रिव्यू करना है। तो पहले वो 9th रिव्यू का हिस्सा नहीं था, बट फिर भी पाकिस्तान बड़ा ज़िम्मेदार मेंबर है IMF का। तो हमने ये कहा कि जी इनको प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे इनको बजट के सारे जितनी भी डिटेल्स थी वो शेयर की गई थी, और 9200 का जो हमारा हिस्सा था, जो रेवेन्यू टारगेट्स का, उसकी भी डिटेल्स इनको बताई गई थी। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट दे वर एग्रीइंग टू इट कि जी दिस इज़ द बेंचमार्क एंड दिस शुड बी द बेंचमार्क। तो ये कोशिश यही थी कि IMF के साथ चला जाए, क्योंकि एक प्रोग्राम है। और दूसरी बात ये थी नसरुल्लाह साहब के, देखें इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे होने, और बीच में एक इंटरिम सेटअप ने भी आना है। तो चले, इस हुकूमत में इस इकनॉमिक टीम ने अगर फ़र्ज़ करें चलाना था तो हम चला भी लेते, बट अगर कोई नई टीम आती और हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आ जाते, उनके लिए मुश्किलात हो सकता था। तो मैं नहीं समझता कि आती, वरना अगर आती ज़ाहिरी बात है इतनी बायंसी नहीं आती। जो आप स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी है, आप देख रहे हैं रुपए की कदर में काफ़ी बेहतरी आई है, और कुछ और भी कॉन्फिडेंस लेवल आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर्स इंडेक्स है वो भी अच्छा हुआ है। आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो भी कम हुआ है, और फॉरेन मार्केट में बॉन्ड की प्राइस भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो एक मार्केट में ओवरऑल कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो उस वजह से भी चले अच्छी बात थी कि मुल्क के हिसाब से भी अच्छा होना चाहिए। तो ये वजूहत थी। तो सब एक अक्सर सवाल हमारे यहाँ किया जाता है, जनरल किस्म की बातचीत होती है जी कि IMF हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, उसकी कुछ जो ऐसी शराइत होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। उन शराइत के नतीजे में महंगाई आती है, टैक्सेस की भरमार होती है। आपने साल से मुल्क की मैशत को देखी है। IMF की बेसिक शराइत क्या होती हैं? ये वही शराइत होती है जो एक कर्ज देने वाले की कर्ज लेने वाले से होती है, कि तुम अपना खर्चा अपनी, यानी अपने जो पाँव है ना, चादर के हिसाब से फैलाओ। जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उतने खर्च करो। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है, हमारे इस मुल्क की एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी टैक्स बेस को ठीक नहीं कर सके। हमारे मुल्क में हमारी रेवेन्यू एजेंसी में बड़े अच्छे अफसर गुजरे, और अभी भी बहुत अच्छे अफसर मौजूद हैं। इनको टैक्स आता है, टैक्सेशन नहीं आता। टैक्सेशन जो है ना, एक आर्ट में ही एक साइंस है। इकोनॉमिक का एक पार्ट है टैक्स, और इकोनॉमिक एक आर्ट है, साइंस नहीं है। और टैक्सेशन जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, बट उसके अंदर उसकी पॉलिसी मेकिंग एक बहुत बड़ी साइंस है। आप अपने मुल्क में अपने चादर के हिसाब से किस तरीके से पाँव फैलाओगे, वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आप जब तक नसरुल्लाह मलिक से टैक्स लेंगे और इशफाक तौला से टैक्स नहीं लेंगे, तो ये इक्विटी क्रिएट नहीं होगी।
फिर एक दिन आएगा नसरुल्लाह मलिक साहब कहेंगे यार मैं मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ, कब तक मैं टैक्स भरूंगा, मैं अशफाक का बोझ क्यों उठाऊँ। तो सर ये इक्विटी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप दुनिया के इन चंद ममालिक में जिनका ट्विन डेफिसिट है, ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी जो हमारा जो बजट का डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम 104 कंट्रीज़ का है और फिस्कल डेफिसिट भी इतनी ही कंट्रीज़ का होगा। मगर ट्विन डेफिसिट वाले बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जो IMF में नहीं हैं, 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नहीं है। मगर उनका एक फ़ायदा ये होता है कि उनके पास उनकी सर्विसेज की इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया का भी ट्विन डेफिसिट है, UK का ट्विन डेफिसिट है, बेल्जियम का ट्विन डेफिसिट है, चिली का ट्विन डेफिसिट है, बट उनके पास उनके ऐसे रिजर्व्स मौजूद हैं कि उनको आगे नहीं जाना पड़ता। तो तुर्की का है, मगर आप देखेंगे वो भी ऑन वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उनकी करेंसियाँ बड़ी हार्ड हिट होती है। तो हमारी करेंसी भी हार्ड हिट इस वजह से होती है कि जब हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक, और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप लोन लेके जब आप काम करेंगे IMF की रेसिपी के हिसाब से, तो IMF की रेसिपी पाकिस्तान की रेसिपी से बहुत मुख्तलिफ है। IMF की रेसिपी ये है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ग्रोथ को आप कंप्रेस कर दें। ये एक प्योर न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जिसको इकोनॉमिस्ट की कहते हैं ना, ये उसका एक रेसिपी है जो कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में मेरी आजिज़ राय में फिट नहीं बैठती। बिकॉज कि हमारी जो मईशत है वो एक फ्रैक्चर्ड मईशत है और उसमें सबसे बड़ा अंसर जो है उसकी मुतवाज़ी मईशत या पैरेलल इकॉनमी है। उस इकॉनमी को जब तक हम कर्व नहीं करेंगे ये मसाइल से दो चार हम होते रहेंगे। टैक्सेशन के हवाले से हमने अक्सर सुना कि रिफॉर्म्स की जानी है, 97 से हम सुन रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, FBR रिफॉर्म्स होंगी, लेकिन अभी तक रिफॉर्म्स हो नहीं पाई। तो कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो हम नहीं कर सके, हमें हर हाल में करनी है? नसरुल्लाह साहब, मैं आप इस वक्त ये हुमा मेरे सर बैठी और मैं ही चेयर कर रहा हूँ उस रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन को। मैंने आपको कहा टैक्सेशन और टैक्स में बहुत फ़र्क है। टैक्सेशन जो बाबा इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने जो कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए थे उन्होंने इसमें सबसे पहला कैनन था आपका एक्विटी। एक्विटी का मतलब ये है कि जिसने जितना कमाना है उसने उस तनासुब से टैक्स देना है। और आज पाकिस्तान की मईशत में वो एक्विटी नहीं है और हमने अभी ये कोशिश की थी, देखिए वरना मैं ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, बट माशाल्लाह मैं दाद देता हूँ मीडिया को कि उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सही तरीके से निकाला और मीडिया में काफ़ी हद तक उस पर प्रोग्राम हुए और उसकी वजह से जब हम रेवेन्यू मेजर लेने लगे, जब हम बजट में, हम ये प्रोग्राम पर्पज़ था बजट के लिए, मगर वो उससे पहले ही लीक हो गई। अब जिन जिन के ऊपर टैक्स लगना था ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी चैन से तो नहीं बैठना था, तो उन्होंने अपनी अपनी लॉबिंग की और ये चीज़ लिखी हुई रिपोर्ट है जिसमें हमने कोशिश की थी 20 रेवेन्यू मेजर तो 12 ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के मेजर। अब अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी है, कंपनी इन ऑल 51% तक उनका टैक्स बन जाता है और एक इंडिविजुअल है जो कि मैक्सिमम 35% पे अपनी जान छुड़वा देता है, तो फिर कंपनी कोई क्यों बनाएगा, क्यों बनाएगा? तो हमने उसका हमने ये कहा कि जी 8% उसका आप इंटरेस्ट टैक्स रेट बढ़ा दें। सबसे बड़ी मेरी पुरानी फर्म को मुझे मार पड़ती, बट ये मैंने नहीं देखा। इस तरीके से हमने ये कहा कि 4-5 बड़े बड़े इशूज़ थे हमारे जो हमने इनको कहा कि इक्विटी आप बना दें। इस तरीके से एक था कि बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो शेयर होल्डर बेचारे मार खाते हैं। अब बेचारे बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन, वो सारे बेचारे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा कि जो कंपनीज 3 साल तक डिविडेंड नहीं देती हैं उनके रिजर्व्स पे आप एडवांस टैक्स ले लें, जब वो डिविडेंड दें आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसमें कानूनन भी कोई कदगन नहीं थी हमारी और आईनी तौर पे भी हमने इसको देखा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे, मगर उसमें कुछ लोगों को एतराज़ था। ठीक है, सर तस्लीम हम एक हमने कहा था कि जी टेक्सटाइल सेक्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल का चले हम नाम नहीं लेते, इस साल उन्होंने करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा बनाया और हो सकता है ना बनाया हो, बिल्कुल ठीक। मैं उनको आप फिक्स टैक्स रिजीम में ना रखें, उनको आप मिनिमम टैक्स रिजीम में ले आए, उनको अकाउंट्स फाइल करने दें ताकि हमें पता चले कि जी उन्होंने कितना कमाया और इनका ड्यू शेयर इन टैक्स कितना बनता है। फिर एक अगेन एक बिल्कुल एक ग्रुप है जिसने बैठ के उसकी लॉबिंग की, वो नहीं हो सका। फिर हमने एक बात की थी कि जी जैसे अभी बात हो रही थी कि आप टैक्स दें और मैं ना दूँ, तो हमने कहा कि यार इसका एक तरीका होता है कि हम इस पर मिनिमम एसेट टैक्स हम लगा दें। जब हमने एक राय दी थी
कि अगर फ़र्ज़ करें नसरुल्लाह साहब के पास के 10 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और उन 10 करोड़ रुपए में अगर 1% जायज़ टैक्स बनता है तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक। और अगर आपने 11 लाख टैक्स दे दिया तो आपको नहीं देना है। अगर एक किसी शख्स के पास 10 करोड़ के एसेट्स हैं और तो सिर्फ दिया ही 1 लाख रुपए, यानी उसका बोझ जिसने टैक्स नहीं दिया, या मेरे ही अपनी मिसाल ले देता हूँ, चले मैंने लाख रुपए टैक्स दिया और 10 करोड़ के मेरे एसेट है, तो मेरे टैक्स का बोझ तो फिर नसरुल्लाह साहब उठाएंगे। तो हमने ये कहा था कि उसको फिर 9 लाख रुपए लें, आप इक्विटी आप क्रिएट करें और इसको इस तरीके से आप, और एक भी टैक्स हमने कोई भी ऐसा नहीं रखा था कि जिसमें कोई गरीबों पे लगे। देखिए एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा सूबाई टैक्स लगा हुआ है, बट कलेक्शन आप देख लें तो मेरा ख्याल है ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं होगा। वो मिसाल भी हमें बदलनी पड़ेगी, जीरे की जगह कोई और चीज़ लानी पड़ेगी। इस तरीके से इंडस्ट्री का मैंने जैसे आपको बताया एक्सपोर्टर, अब एक फ़र्ज़ करें रियल एस्टेट में एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, अब आप कंपनी नहीं होती है, और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है कि 85% स्कीम जो है वो पॉन्जी होती है, यानी कि जाली होती है। बिल्कुल ठीक। तो हमने इनको ये कहा था कि जी एक सर्टन बिलो एक थ्रेशोल्ड, यानी अगर फ़र्ज़ करें 1 अरब या 2 अरब से ज़्यादा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसकी कंपनी बनना ज़रूरी है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन प्रमोट हो आपको, ताकि प्रॉपर टैक्सेशन हो आपकी। और इस किस्म के प्रोजेक्ट में अब 3 बड़े बिल्डर मिल जाते हैं, 3 पार्टनर हो जाते हैं, 15 मिनट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं और 2 अरब का या 6 अरब का प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ख़त्म, आप अपने घर, मैं अपने घर, अल्लाह अल्लाह खैर चला। कंपनी होगी तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एस्क्रो अकाउंट में आएगा। इस तरीके से हमें कंपनी लॉ को और टैक्स लॉज में सहूलतें पैदा करनी पड़ेंगी। तो साहब ये जितने शाफी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े स्टेट बिल्डर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ये कभी टैक्स नेट में उस तरीके से आ सकेंगे जो प्रॉपर टैक्स इनका बनता है? कोई हुकूमत ऐसा फैसला कर पाएगी? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर जो है ना, मेरा ख्याल है आप अपनी मईशत को ही तबाह करेंगे। इस मईशत का पोटेंशियल आज भी 12 से 13 खरब रुपए का है टैक्स का, और अगर मैं 9.2, ये 7.2 भी मैंने बड़े रेंगते किया है, और अगर 9.2 भी मैं रेंगते करूँगा तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की बदनसीबी होगी कि जहाँ पर आपके पास ये रिपोर्ट मौजूद है हमारी, अब तो ये ओपन सीक्रेट है, 2 से 3 खरब तो इसमें निकल आएंगे आपके, अगर आप इक्विटी। मगर फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे मामू का बेटा, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, और आपको टैक्स मशीनरी को ठीक करना पड़ेगा, और आपको इससे ज़्यादा बढ़ के 2 चीज़ें और करनी पड़ेगी। आपकी ऑटोमेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सिस्टम को, और इसके अलावा आपके जो NFC अवार्ड है, मैं नहीं कहता कि सूबों को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही दें आप, मगर ये जो फेडरेशन पे जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई आपको रिव्यू, सबको मिलके सब भाइयों को बैठ के तय करना होगा कि कम से कम मैं शेयर ना चेंज करूं, मगर आगे की जो रेवेन्यू है इसमें हम किस तरीके से शेयर करें। बड़ा सरमादार इन्फ्लुएंस करता है टैक्सेशन के हवाले से हुकूमतों को? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? आप देखें ना, आज जो चैम्बर है, फेडरेशन है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ओवरसीज चैम्बर है, ये क्यों बनी है? इसीलिए बनती है ना कि एक ट्रेड बॉडी है, और ट्रेड बॉडी जाहिर बात है अपने ट्रेड को अगर रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो किसको करेगी? और नॉर्मली आपने इनका रोल देखा होगा बजट के दौरान ही आपको नज़र आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि जी वो अपने टैक्सेशन को, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट अनरीजनेबल। बट अगर सपोज करें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अगर 300 एफिलिएटेड है एसोसिएशन या चैम्बर्स, तो उनके अपने अपने मसाइल तो वो लेके आएंगे। अंडर इन्वाइसिंग जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा होती हो, वहाँ बिजनेस कैसे फ्लोरिश कर सकता है? इसका एक तरीका है, और जो कर रही है पाकिस्तान कस्टम्स, मैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान कस्टम्स, नॉट बिकॉज कि ये जो करंट परफॉर्मेंस है, द वे दे आर मूविंग, बिकॉज अभी जो उन्होंने जो वन विंडो कर रहे हैं या वीबॉक इन्होंने जो अपना सेट किया है, इट इज़ गुड। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें अभी तो नहीं, आप अगर समझते 1:10 के रेशो पे जाएँ तो ये 3 या 4 पे खड़े हो गए हैं, इनको भी जाना है। अब ये कर रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस की जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनको ये सब्सक्राइब करें जो दुनिया की कस्टम्स कर रही हैं, और उस हिसाब से हर चीज़ की वहाँ वैल्यूएशन मिल जाती है, तो वो वैल्यूएशन को लेके काम करेंगे उस पर, तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया है कि जी आप स्कैनर लगाएं, तो ये स्कैनर जैसे होते हैं कि जो स्मगलिंग को भी कर्व करते हैं,
क्योंकि आपको पता है आपका बड़ा पोरस बॉर्डर है, आना जाना दोनों तरफ से बहुत लगा रहता है। और दूसरा, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जब निकलेंगी ना, तो स्कैनर के थ्रू निकलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कंटेनर में क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो पिन टू एरोप्लेन के आपको रेट अगर आप फीड कर दें तो इस कोने से आप निकालें और अगले कोने पे जब पहुंचेगा कंटेनर तो पूरी आपके पास रसीद रख देंगे, इसमें ये चीज़ है और ये ड्यूटी बनती है, पे करें और आगे जाए। तो इससे तो आपको मेरा ख्याल है काफ़ी एडवांस स्टेज पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, हमने इनको यही कहा है कि जो अगर इन केस ये नहीं होता जब तक, तो गुड्स डिस्क्रिप्शन की जो आपकी जो होती है, इंस्टेड ऑफ के अप्रेजर यहाँ बैठा हो, अप्रेजर को आप बैठाएँ, रैंडम दे दें और जीडी को मास्क कर दें, इंपोर्टर का नाम ना हो, ताकि कोई अप्रोच ना हो, फेसलेस होनी चाहिए चीज़। स्टेट मिनिस्टर इशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इशफाक तोला साहब, पिछली हुकूमत के दौरान $3 अरब एक बड़ी खतीर रकम लोगों को देने के हवाले से PAC में भी अभी उस पर जो है इंक्वायरी हो रही है। कहा ही जाता है कि ये भी उन लोगों को नवाज दिया गया था जो इशराफिया थे, मुल्क के अमीर क्लास थी, उन्होंने लोन लिया, बड़ा सस्ता लोन लिया, बिल्कुल ना होने के बराबर इंटरेस्ट रेट पे। देखा, अव्वल तो नसरुल्लाह भाई ये थोड़ा सा सब जुडिस मैटर है और लेट द इंक्वायरी कम्स आउट के हु हैज़ डन द रॉन्ग। इफ समबडी हैज़ डन द रॉन्ग, उस पर रुथलेस होना चाहिए हमें। बट अगर किसी ने लिया, एक इंसेंटिव स्कीम आई और अगर उसने प्रॉपरली इंडस्ट्री लगाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट दी, तो मैं समझता हूँ फिर दुनिया ने इंसेंटिव दिए थे कोविड में, अगर हमने भी दिया है। हाँ, अगर इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ और मशीनें पैक पड़ी हुई है, या तो ओवर इनवॉइसिंग हुई है, या तो वो पैसा लेके को अपने और मकासद के लिए उसने इस्तेमाल किया है, तो मेरा ख्याल है वी हैव टू बी रूथलेस। अगर किसी ने जेन्युइनली इस पर बोनाफाइड काम किया है तो मैं समझता हूँ फिर उसके लिए उनको तंग नहीं करना चाहिए। कार्रवाई रूथलेस हो सकती है पाकिस्तान में? देखिए, ये पाकिस्तान के हर पिलर के ऊपर मुनहसर होगा। पार्लियामेंट के ऊपर मुनहसर होगा, गवर्नमेंट तो है ही है, मीडिया पे मुनहसर होगा कि वो कितना इसका साथ देती है, वो कहीं टू और फ्रो में ना चली जाए, अदालतों पे बहुत मुनहसर करेगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं इस पर बात करूँगा कि इसकी ऑनेस्ट इंक्वायरी या फॉरेंसिक ऑडिट जो भी आपने कराना है ना, डेड ऑनेस्ट वे में आप करें और उन लोगों से करवाएं जो ये काम जानते हैं। यानी मिस्त्रियों से ना करवाइए, इंजीनियर से करवाइए। तो साहब, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया? देखिए, मैं हमेशा, मुझे बड़ी रश्क आती है लोगों पे, कोई कहता है पाकिस्तान गोइंग कंसर्न नहीं रहा। भाई, पाकिस्तान है, कोई कंपनी नहीं है। पाकिस्तान इज सॉल्वेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड कैश ट्रैपिंग। हम कैश ट्रैप ज़रूर हैं, डॉलर नहीं है हमारे पास, बट हमारी सॉल्वेंसी पे तो आप दाग ना लगाएं। $100 बिलियन का आपका कर्जा है। मेरा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? डॉलर है। $100 बिलियन का कर्जा है। सिर्फ मेरी जो पाइपलाइन है नसरुल्लाह साहब, उसकी सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन आज रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो $50 बिलियन है। रेकोडेक जो ठीक है 5 साल बाद निकलेगा, उसकी जो इंटरनल रिजर्व्स की वैल्यूएशन है $6 ट्रिलियन है, डॉलर है, सॉरी $6 ट्रिलियन। $6 ट्रिलियन में से अगर मेरे पास फेडरल गवर्नमेंट का 25% शेयर है तो 1.5 ट्रिलियन तो बलूचिस्तान का अलग है। वो तो वेयर आर वी लुकिंग एट? हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास मोटरवे, वो मोटरवे जो पहले 1/10 प्राइस पे बनी हुई, आज उसकी क्या वैल्यूएशन होगी? तो ये कोई ना कहे। हम अपने आप, अब देखें, एक उस दिन ये कराची पोर्ट की बात हुई, भाई वो आउटसोर्स है, वो लीज आउट नहीं है, वो बर्थे होती हैं। इस तरीके से अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बात आ रही, IFC देख रहा है, वन ऑफ द लीडिंग एंड द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। हमने आउटसोर्स करना है उसकी फैसिलिटीज़ को। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आज आपको एयरपोर्ट में फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आप कहते हैं ना यार मैं दुबई से आ रहा हूँ और क्या फैसिलिटी थी, यहाँ आता हूँ तो मुझे, तो क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें हमारे मुल्क में वो फैसिलिटीज़ मिले और गंठे भी बनाए कुछ पैसे? तो साहब, एक अक्सर हमने सुना है, बल्कि एक जनरल आम आदमी का सवाल ही होता है कि जी हमारे सारे असासे गिरवी रख दिए गए, मोटरवे बेच दी गई, एयरपोर्ट्स बेच दिए गए। सियासी नारा बड़ा खुशगवार लगता है लोगों को। एक अपोजिशन में बैठ के हुकूमत पे तनकीद अगर करनी हो तो कहा जाए ये तो मुल्क बेचने वाले हैं, इन्होंने हर चीज़ बेच दी। ये जो असासे हम गिरवी रखते हैं, ये मैकेनिज़्म क्या होता है? सर आप देखें, होता क्या है कि जब आप लोन लेने जाते हैं ना, आप जैसे फ़र्ज़ करें आप अपने घर की लोन लेने जाएंगे
तो बैंक क्या कहेगा कि जी मॉर्गेज जो है ना मेरे नाम पे करवा दो, है ना। तो आपने असासे लिए, अब हम जब लोन लेते हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैंने एक XYZ मिडल ईस्ट की बैंक से मैंने कोई $2 बिलियन के लोन लिए, तो हम उसको कहते हैं सुकूक हमने लिया। तो सुकूक में क्या होता है, एसेट बैक्ड होती है। अब उसने कहा कि यार मुझे इक्वल अमाउंट के इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो भी है आपका जो मार्कअप बनेगा या प्रॉफिट जो बनेगा उसके आप मुझे उस लेवल के असास से आप मुझे मेरे नाम पे एयर मार कर दो। वो इस्लामिक फाइनेंसिंग में होता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा इसके बराबर से कराची एयरपोर्ट है, तो ये मैं आपको एसेट बैकिंग कर देता हूँ, इस एसेट को आपके पास अभी है और मैं इसको बाई बैक कर लूँगा। तो ये कोई दुनिया का मैकेनिज्म है और पूरी दुनिया का निज़ाम इस पर चल सकता है। तो हमारे इसको एक पॉलिटिकल नारा क्यों बनाया जाता है कि एहसास बेचती है? इसलिए होता है कि मेरी आवाम भोली भाली है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिलीव करती है, इस मुल्क पे बिलीव करेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं आपको कहता हूँ ये मीडिया का फ़र्ज़ है कि एजुकेट करे लोगों को। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपकी ज़बानी से हमारे नाज़रीन ये जानें, क्योंकि कई दफ़ा हमें कुछ लोग मिलते हैं, आम आदमी जो बेचारा इकानमी को नहीं जानता, वो कहता है जी अब मोटरवे इन्होंने दे दी है, मोटरवे वो ले लेंगे आके। सर मेरी बात सुने, मेरे मुल्क में आके कौन ले सकता है मुझसे? मगर ये बात नहीं है, ये तो एक हमारे दीन में भी है कि जब हमने कोई चीज़ वादा किया है तो वादा पूरा करना है। तो हमने ये क्या रोल ओवर करा लेंगे, नया सुकूक बॉन्ड दे देंगे। जब हमने कल जैसे कैबिनेट ने अलाउ किया कि जी एक नई आप बॉन्ड यूरो बॉन्ड आप फ्लोट कर दें, तो फ्लोट हो जाएंगे। उस पर कोई एक चीज़ आपने गिरवी रखाई है, गिरवी नहीं, उसको मैं कहता हूँ एसेट बैकिंग किया, अगर उस एसेट वो फ्री हो जाएगी तो हम किसी और को वो एसेट दे के लोन ले लेंगे। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या नसरुल्लाह साहब, पाकिस्तान की कभी बैलेंस शीट देखी है आपने? कंपनी की देखी होगी, पाकिस्तान की तो नहीं देखी, क्योंकि ये UN का एक मेथड होता है नेशनल अकाउंट्स मेथड, उस पर बनती है। बहुत से मुल्कों की बैलेंस शीट बनती है, जैसे इंडोनेशिया की भी बनी है। तो वो कभी आपने देखा उसकी लाइबिलिटीज़ तो आपने देखी है कि जी स्टेट बैंक ने छापा होगा भी 58 ट्रिलियन है ना। कभी आपने देखा था एसेट का चार्ट आएगा पाकिस्तान की कितनी एसेट्स हैं? तो बैलेंस शीट अगर बनती तो ये होता ना, ये एसेट्स है, ये मेरी लाइबिलिटीज है और ये सरप्लस पड़ा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है। तो आज तक मेरी कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनी। तो मेरे आवाम को, जो भोली भाली आवाम है, उसको पता ही नहीं है मेरे असासे कितने के और मेरे कर्जे कितने के। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, हमने देखा टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि हम पैसे भेजते हैं और अगर हम ज़र मुआवजा ना भेजें तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। कितना इन्हिसार होता है हमारा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों? एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं। देखिए ये जो मिथ है कि पैसे यहाँ से जाते हैं फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, देखिए वो भी होता होगा, 3-4 बिलियन डॉलर उसमें शामिल होते होंगे। लास्ट जो रिजीम में एक एमनेस्टी दी गई थी हाउसिंग की, उसमें जो मेरी इतलात है $6.5 अरब आए 2 साल में। तो वो लोगों को अवॉइड करने का जरिया है। वो यार मैं इन ऑल एक बात कहता हूँ, अगर आया लगा तो यहीं पे है ना। इस मुल्क में अगर कोई चीज़ आई है और लगी है और गवर्नमेंट की किटी में वो पैसा आ गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मगर ऑब्वियसली उसमें ड्रग मनी नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म मनी नहीं होनी चाहिए, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी लॉज हैं उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा जो आप FATF की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर बिजनेस आप जाएं, दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, आप अमेरिका के FATF की मेंबर है? नहीं है। क्या आप आज जाएंगे UAE में? सख्तियाँ अपनी जगह पर हैं, वो लेवल नहीं है आज जो डिप्लॉयमेंट है। मुझे ये बताइए टैक्स हेवन जो BVI है वो किसकी जुरिस्डिक्शन है? UK की। रोड्स आइलैंड किसकी है? US की। तो फिर ये क्यों है? अगर हमने डबल स्टैंडर्ड तो नहीं रखना ना। अगर मैं कल को बोलूँ मनोड़ा आइलैंड तो अलग है, हम क्या करें, और मनोड़ा में जो आए आप रख लें, ये हो सकता है। तो फिर वो BVI और रोड्स आइलैंड क्यों है? 12 जुलाई के बाद भी डॉलर की कीमत नीचे आएगी जब किस्त मिल जाएगी। देखिए आपने एक चीज़ एग्री की है, मैं आपको हमेशा, ये मेरे प्रोग्रामों में आपने सुना भी होगा, हमेशा हमारी एक ही बात होती है कि वैसे मैंने आपको बताया मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी है। उस मुतवाज़ी मईशत हमें इस चीज़ की अलाउ नहीं करती कि हम डॉलर को छोड़ दें, क्योंकि वो ना होता क्या है कि जब ये सट्टेबाजी में चढ़ता है ना डॉलर, तो फिर वो सब ख़रीद के रख लेते हैं। और ज़ाहिर बात है जो ख़रीद के रखता है उसको प्रॉफिट कमाना है, वो लॉस में तो नहीं बेचेगा। तो फिर होल्डिंग पावर बड़ी होती है।
वरना वही पैसा जो होता है ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में घूम रहा होता है आपका। या तो आप बिल्कुल मुतवाज़ी मईशत ज़ीरो पे ले आएँ, जो कि एग्रीकल्चर की वजह से और आड़तियों के बिज़नेस की वजह से या रियल इस्टेट की वजह से आज तक आप नहीं कर सके, और जब तक इनको आप नहीं बंद करेंगे जब तक ये नहीं हो सकता। जब हो जाएगा तो फिर आपकी ओपन मार्केट पे आप छोड़ दें डॉलर, आपकी मार्केट इतनी सी है नसरुल्लाह साहब, और कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता। ठीक है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म सब ठीक है, अपनी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, बट वो मार्केट आपकी नहीं है, और आपकी काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं आपके सिस्टम्स में भी। उन सिस्टम्स के लूप होल्स को भी ठीक करना है। 21 अरब डॉलर हम इस साल दे पाएंगे जो हमने देना है? सारी आनी जानी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बायलैटरल होते हैं, वो ऑटोमेटिक। ये आपको पिछले रिजीम में इसलिए नजर नहीं आया, 2 साल आपको बड़े आराम से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कोविड का, कि जी मोरेटोरियम मिल गए, अब इम्पोर्टें बंद हो गई। फिर 1 साल जैसे ही इम्पोर्ट खुली आपका क्या असर हुआ? आपने $8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट लिखा था 2021 के डॉक्यूमेंट में, नवंबर तक 9 बिलियन आप क्रॉस कर $10 बिलियन पे पहुंच गए थे। फिर आप IMF के पास भागे। मैं तो उसी वक्त कह दिया था कि ये गलत आप बयान नहीं कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, आप IMF के पास जाके मिनी बजट लाते हैं, मिनी बजट ला के फिर यूटर्न कर लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट द इकॉनमी वन शुड मैनेज। आपको मैनेज करना है, तरीके से करें। नई गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको 2 चीज़ें सोचनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है, हम इंशाल्लाह टैक्स रिफॉर्म्स रिपोर्ट अपनी लिख के जाएंगे। वो रिफॉर्म्स करनी है कि नहीं करनी है। 16 की भी रिपोर्ट मेरे हाथ की लिखी हुई है, मेरे साथ मसूद नकवी साहब, आबिद शाबान साहब थे, हमने लिखी है, बाकी भी हजरात थे, मगर प्रिंसिपली हमने 3 ने कंट्रीब्यूट किया। अब भी लिख के जाएंगे इंशाल्लाह, जो 15-16 लोग हैं हमारे साथ। करनी है नहीं, 2 साल आपको सख्ती में गुजारने पड़ेंगे। आपको जो भी जो लॉबीज़ हैं उनको समझाना पड़ेगा। हर किसी को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पे यकीन करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ये कर लिया तो मैं इंशाल्लाह कहता हूँ ये 3 साल अगर आप गुजार दें सही से, और जिस हुकूमत में 3 साल आम आदमी के लिए मुश्किलात होंगी या अशराफिया के लिए? ज़्यादातर अशराफिया के लिए होगी। आम आदमी की मुश्किलात मेरा ख्याल इतनी नहीं होंगी। और मैं आपको एक बात और ही बताता हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ ये बड़ी मिथ है कि जी मैं छोड़ के चला जाऊँगा मुल्क। लोग छोड़ के जा रहे हैं। जिन्होंने, अगर मैं आसानियाँ पैदा कर दूँ ना ये बिज़नेस करने की, और ये जो रोज़ के जो झगड़े चलते हैं कि जी टैक्स वाला तंग कर रहा है, या OBI तंग कर रही है, SHE तंग कर रही है, या पुलिस तंग कर रही है, अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो मैं, और जिस शख्स ने बिज़नेस करना है, जिसने प्रॉपर्टियाँ बनानी है, उसके लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। वही रखा है कि जो 2 नंबर जब तक फाइलें चलती रहेंगी। पर जिसने बिज़नेस करना है ना, पाकिस्तान से अच्छी और पाकिस्तान से बड़ी जन्नत कोई नहीं मिलेगी आपको, अगर आप ये ठीक कर दें। और ये ठीक हो गया तो मैं फिर देखता हूँ कौन पाकिस्तान से जाता है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। वज़ीर मुमलिकत इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौला साहब, एक बड़ा मुश्किल सवाल आपसे, पिछले 20 सालों की इकानमी को आप देखें, हमने कौन से 3 बड़े गलत फैसले किए? 3 गलत फैसले किए। गलत फैसले किए 20 साल में आप सिर्फ कह रहे हैं? हमने 30 साल कर रहे हैं। हमने शुरू से ही किया। देखिए सबसे बड़ी बात आप जो देखेंगे ना, आपने जो विच हंटिंग की है ना, जो नैब की आड़ में, ये तबाही की तरफ आपको ले गई है। और ये मईशत के साथ ये नहीं चल सकता नैब। बिलाशुबा अगर किसी ने चोरी की है और रंगे हाथों पकड़ा गया है, या ना भी पकड़ा गया हो, इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, उसको ना छोड़ें हम। बट ये जो होता है ना कि इसने पैसा कमा लिया, ये क्यों कमाया, दिस इज़ रॉन्ग। दूसरा ये हुआ कि जो 99 में या 98 में 99 में जो आपने जो रिजीम चेंज किया, सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा, आपने 2001 की जो कैपिटलाइजेशन नहीं की, जो आपको एक इतना बड़ा मिला था, मैं जिससे एग्री नहीं करता, मैं अपने भाइयों के खून की कीमत नहीं लेनी चाहिए हमें, हमने ली, मगर अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, वो भी प्रॉपर नहीं लिया आपने। तीसरा बड़ा, आपने जब 2013 से 17 पे आप यूँ टेक ऑफ कर रहे थे, और जब ये आपकी फ़्लाइट बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, तो अपने कप्तान को कहा दोनों इंजन बंद कर दो और नोज़ डाइव कर दिया आपने। वो जो आपने धरने और ये जो सियासतें शुरू की थी,
और इससे बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आप सोच नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो IMF से आपने प्रोग्राम करके आपने बैकआउट किया, ये 4 वो कारी ज़रबें थी जो मीशत में आपने लगाई हैं, और मैं समझता हूँ इनका कोई हवाला नहीं है आज के हालात में। मैं आज आपको नसरुल्लाह साहब, मेरी दोस्ती, मेरी उनसियत अलग अपनी जगह, पाकिस्तान की मईशत में मैं आपको अभी भी बात कर रहा था कि ये बहुत बड़ी मिथ है कि इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी चलाएगा। इकोनॉमिस्ट एक बहुत समझदार क्वालिफिकेशन है। इंडिया की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, 2 के सिवाय, मैडम ये निर्मला जो अभी हैं, श्रीमती निर्मला जिनको कहते हैं, ये वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की PhD और मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह साहब जब थे तो इंडिया डिफ़ॉल्ट कर गया था, और सोना बेच के उन्होंने आपके सामने वो रिकवरी की, और उनको जो बचा लिया ना, उनकी IT एक्सपोर्ट ने बचा लिया। इसके अलावा जितने भी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर आए सारे पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन। और जो सबसे सक्सेसफुल इरा था वो नरेंद्र मोदी का पहला इरा था, जिसमें अंजानी अरुण जेटली साहब जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और थोड़े अरसे के लिए पीयूष गोयल थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मैं ये कहता हूँ पॉलिटिशियन को होना चाहिए। और आज की हालात में अगर मैं कहता हूँ, भले मैं मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहे कर ले, मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर कोई इस मईशत को समझ के चला सकता है तो वो सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी अपनी एक क्वालिफिकेशन है, उनके 3 तजुर्बात है, तीनों मरतबा आया उन्होंने टर्न अराउंड किया है इकॉनमी को। जब इनको फर्स्ट टाइम 99 में दिया गया था तो बिल्कुल आपको पता है 69 का डॉलर हो गया था, वो रिवर्स करके 52 पे लाए। जब सेकंड टाइम इनको चांस दिया, थोड़े अरसे के लिए उन्होंने IMF से मिलके काफ़ी 2008 में। थर्ड टाइम जब ये आए थे तो आपको पता होगा कि ये जब 2013 में हम 400 मिलियन डॉलर पे बैठे हुए थे, अच्छा IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करके उन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छा चला दिया था। इसमें आपके CPEC आए, बहुत तरीके से उन्होंने कहा। चौथे में अगर आज वो इस तरीके से नहीं बैठते तो मैं समझता हूँ 400 का डॉलर होता है। तो ये इनको क्रेडिट, चार सब ना होते तो डॉलर 400 का होता, मेरी रीडिंग है, क्योंकि ये तो ठहर ही नहीं रहे थे ना। ठीक। और अगर हम ये खोल देते ना तो सारी होर्डिंग भी होती। और मुझे एक्सपोर्टरों ने बुला के कहा था कि 260 का डॉलर का था, जब 224 का था तो मैंने इनसे गारंटी मांगी कि जी आप मुझे 4 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर ला के देते, मैं कल पाँव पकड़ लेता हूँ PM साहब के और डार साहब के, मैं करवा देता हूँ। फिर जब 260 का हुआ तो भी क्या हुआ, फिर 280 का हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ, 300 तक मामला पहुँच गया ना आपके। कहाँ डॉलर आए थे आपके? ये हिर्स तो कम होती ही नहीं है, तो ये 400 पे चला जाता अगर वो ना होते। तो साहब थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, बड़ी बहुत सी बातें आपसे आज पूछनी रह भी गई। इशफाक तौला साहब वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क के मरूफ हमारे इक़्तिसादियात हैं, मुल्क की मैशत को उन्होंने उतरते चढ़ते उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।